गांव को रातों रात उजाड़ दिया गया और मेरा घर भी मिट्टी में मिला दिया गया। गांव के मुखिया ने बस 2000 युआन फेंकते हुए कहा, पूरा परिवार मिलकर ताबूत खरीद लेना। मुझे एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिला। पूरा गांव कह रहा था ये मरने के लायक है, लेकिन किसने कहा कि मेरे परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं था। गुस्से में मैंने चुपचाप सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। जब गांव के मुखिया को पता चला, उसने खुलेआम धमकी दी, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सब बदल दिया। पूरा डिमोलिशन प्रोजेक्ट रुक गया। पूरा गांव मेरे घर के बाहर इकट्ठा होकर ईंटें फेंकने लगा। वे चिल्ला रहे थे, तूने हमारा पैसे कमाने का रास्ता बर्बाद कर दिया। लेकिन सिर्फ आधे साल बाद मुझे लाखों नहीं लेकिन हजारों हजार युआन का मुआवजा मिला। और वही गांव का मुखिया मेरे पिता के सामने घुटनों पर बैठा था। पूरा गांव मेरे घर आकर मिन्नतें कर रहा था कि मैं शिकायत वापस ले लूं। मेरा नाम है सोंग टिएझू। पिछले 10 सालों से मैं प्रांत के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। उस रात के 2 बजे थे। मैं अभी काम खत्म करके बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक फोन बज उठा। फोन गांव के बगल वाले बूढ़े मुखिया का था। उसकी आवाज कांप रही थी, टिएझू जल्दी वापस आ, तुम्हारा घर खत्म हो गया। पहले मुझे लगा वो शराब पीकर बकवास कर रहा है। मैंने कहा, क्या मतलब खत्म हो गया? घर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, सब खत्म हो गया। रात के बीचों बीच बुलडोजर चला दिया गया, एक भी ईंट नहीं छोड़ी। मैं अचानक झटके से उठ बैठा। उसी रात सबसे पहली बस की टिकट खरीदी। पूरे 6 घंटे के सफर में मैंने पानी तक नहीं पिया। मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे, पता नहीं ठंड की वजह से या फिर डर की वजह से। सुबह जब मैं गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घर जिसके आंगन में मैंने 3 साल की उम्र से खेला था, जिसे मेरे दादा ने अपने हाथों से बनाया था, जहां 3 पीढ़ियां साथ रहती थी, अब वहां सिर्फ टूटे हुए ईंटों का ढेर बचा था। दीवार का पूरा कोना तक पहचान में नहीं आ रहा था। टूटी हुई ईंटें अभी भी कीचड़ में धंसी हुई थी। एक गहरा और चौड़ा निशान आंगन से लेकर पिछली दीवार तक फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे पूरे जीवन को बुलडोजर से कुचल दिया हो। मेरी माँ टूटी हुई ईंटों के ढेर पर बैठी थी। उसके हाथ में आधा टूटा हुआ चीनी मिट्टी का कटोरा था, वही कटोरा जो वो शादी के समय अपने मायके से लाई थी। सफेद रंग पर बने नीले ऑर्किड वाले उस कटोरे को 30 साल तक इस्तेमाल किया गया था। कटोरे का निचला हिस्सा तक घिस चुका था। माँ ने मुझे देखा। उसके होंठ 2 बार हिले लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें अखरोट की तरह सूजी हुई थी। स्पष्ट था वो पूरी रात रोती रही थी। मेरे पिता मेरे बगल में खड़े थे। वो नशे में थे। पूरा शरीर लकड़ी की तरह जड़ हो चुका था। पता नहीं कितने सालों से वो वही हरी सूती जैकेट पहन रहे थे। अब उस पर धूल जमी हुई थी। आस्तीन पर लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े चिपके हुए थे। मैं चिल्लाया, पिताजी। उन्होंने धीरे धीरे मुंह खोला। काफी देर बाद बस 4 शब्द निकले, सब खत्म हो गया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सीधे गांव समिति की तरफ भागा। मैनचाम न्यू जियाओबे गांव का मुखिया 20 साल से ज्यादा समय से वही गांव चला रहा था। मोटा शरीर, बड़ा सिर, चलता था तो ऐसा लगता था जैसे हवा भी रास्ता छोड़ दे। उसकी आवाज गांव में सबसे ऊंची थी, इतनी कि गांव में कोई उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। जब मैं गांव समिति के दफ्तर में घुसा, वो आराम से पैर फैलाकर चाय पी रहा था। टेबल पर बैंगनी मिट्टी की चाय की केतली रखी थी और साथ में आधा खुला हुआ सॉफ्ट सिगरेट का पैकेट। मुझे अंदर आते देखकर उसने सिर तक नहीं उठाया, बस धीरे से बोला, आ गया, बैठ जा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं बैठने नहीं आया। मेरा घर किसने गिराया? उसने धीरे से चाय का कप नीचे रखा, ढक्कन से 2 चाय की पत्तियां हटाई, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, शाओ झू, तुम्हारा घर अवैध निर्माण था। 8 साल पहले जब बनाया गया था तब मंजूरी नहीं ली गई थी। यकीन नहीं है तो जाकर जांच कर लो। नियमों के हिसाब से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। मैंने 2000 युआन शिफ्टिंग के लिए दिए। अब और क्या चाहिए? मेरी मुट्ठियां कस गई। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरे घर पर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट? मैन चांग हंसा, फिर कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला, वो तो तुम्हारे बाप ने खुद बनवाया होगा। निकाल कर दिखा दो सबको। उसके आसपास 3-4 लोग बैठे थे, कुछ गांव समिति के लोग, कुछ सिर्फ तमाशा देखने आए थे। सब हंसने लगे। आज भी मुझे वो हंसी याद है। वो जोरदार हंसी नहीं थी, वो ऐसी हंसी थी जैसे
जैसे कोई तुम्हें इंसान नहीं मजाक समझ रहा हो। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली, नाखून हथेली में धंस गए। मैंने दांत भींच कर कहा, मैन चांग, तुमने मेरा घर गिरा दिया, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मेरी माँ को आधी रात में नींद से उठाया गया, वो ठीक से कपड़े तक नहीं पहन पाई, नंगे पैर बाहर भागी थी। मैन चांग ने आराम से चाय का घूंट लिया, फिर बोला, शाओ झू, अगर भरोसा नहीं है तो जाकर केस कर दे, कोर्ट जा, काउंटी जा, समिति जा, जहाँ जाना है जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने मेरी तरफ देखकर आवाज धीमी की, लेकिन एक बात याद रख, तेरे बाप वाली बात मैंने अभी तक नहीं खोली है, समझदारी से काम ले। 2000 युआन उठा और निकल जा, बाहर जाकर ईंटें ढोकर भी पेट पाल सकता है। अगर समझदारी नहीं दिखाई, वो खिड़की के बाहर देखकर मुस्कुराया, तो जाकर अपने घर का बचा हुआ हाल खुद देख लेना। पूरा कमरा शांत हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा, फिर मुड़कर बाहर निकल गया। मैं वापस खंडहर बने घर की तरफ गया। माँ रोते हुए बोली, सारे कागज घर के दूसरे दराज में थे। जब ट्रैक्टर आया, कुछ निकालने का समय ही नहीं मिला। मैं चिल्लाई भी थी कि कम से कम कुछ कपड़े निकालने दो। माँ की आवाज कांप रही थी, लेकिन जो आदमी ट्रैक्टर चला रहा था उसने बस मेरी तरफ देखा, फिर बोला, जाकर गांव के मुखिया से बात करो। और उसके बाद लाल मशीन आगे बढ़ गई। मैं टूटे हुए ईंटों के ढेर पर घुटनों के बल बैठ गया, हाथों से ईंटें हटाने लगा, एक एक करके, धीरे धीरे, लगातार। 2 घंटे से ज्यादा बीत गए। मेरे हाथ छिल गए, नाखूनों के नीचे मिट्टी भर गई, लेकिन आखिरकार मुझे टूटी हुई ईंटों के नीचे एक लोहे का पुराना बिस्कुट वाला डिब्बा मिला। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर का सब कुछ भीग चुका था, शायद पानी की पाइपलाइन टूट गई थी। पानी अंदर तक भर गया था, अब सिर्फ धुंधले लाल निशान बचे थे। सारी लिखावट मिट चुकी थी, आईडी कार्ड की कॉपी, घर की चाबी, सब सिर्फ गीले कागज बन चुके थे। मैं वही सड़े हुए कागज लेकर फिर मैन चांग के पास गया। उसने देखा तक नहीं, बस हाथ हिलाते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था, नकली चीज नकली ही होती है। ऐसी बेवकूफी भरी चीजें लेकर किसे बेवकूफ बना रहा है। फिर उसने हाथ झाड़े, जैसे मैं धूल हूँ। जा जा जा, मुझे परेशान मत कर, दोपहर में मीटिंग है। मैं चुपचाप बाहर निकल गया। जब गांव से बाहर पहुंचा, मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के पीछे खड़ा मैन चांग अभी भी चाय का कप पकड़े हुए था। वो बगल में बैठे लोगों से कुछ कह रहा था, और फिर वो लोग दोबारा हंसने लगे। उस रात मेरे माता पिता और मैं मेरे बड़े भतीजे के घर रुके। दशकों से हमारा घर उनके घर के बगल में था। उन्होंने हमें रहने के लिए लकड़ियां रखने वाला छोटा सा कमरा दे दिया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आंगन की दीवार के बाहर बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी मुझे बगल वाले कमरे से कुछ गांव वालों की आवाजें सुनाई दी। अच्छा हुआ कपड़े निकाल लिए थे, तू तो गांव के मुखिया के साथ काम कर रहा था ना, अब तो अच्छा पैसा मिल गया होगा। दूसरी आवाज आई, हाँ। मैन चांग ने मुझे 2000 युआन दिए, बस कहा, उसके सामने एक शब्द मत बोलना। फिर एक औरत की आवाज आई, सुना है उसकी तो शादी भी नहीं हुई। कुछ लोग हंस पड़े। मैं सिगरेट पकड़े बैठा था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। उंगलियां इतनी जोर से मुट्ठी में धंसी थी कि हथेली में दर्द होने लगा। अंदर से माँ के रोने की आवाज आ रही थी। वो बहुत धीरे रो रही थी, इतनी धीरे कि शायद किसी को सुनाई न दे। शायद वो नहीं चाहती थी कि लोग बातें करें, लेकिन मुझे सब साफ सुनाई दे रहा था। मैं दीवार के बाहर झुका बैठा रहा। फिर जेब से वो 2000 युआन निकाले, एक एक नोट धीरे धीरे मोड़ा, एक बार, 2 बार, फिर पूरा बंडल 20 छोटे टुकड़ों जैसा बन गया। मैंने बुझती हुई सिगरेट जेब में रखी और बहुत धीमी आवाज में, इतनी धीमी कि सिर्फ मैं खुद सुन सकूं, मैंने कहा, ठीक है,